वो अखिलेश यादव हैं जो दावा करते हैं कि हम विदेश में हमने पढ़ाई की। तो कैसी पढ़ाई की है? तमाम जब सपा सरकार थी तो तमाम तरह की अव्यवस्थाएं, गुंडागर्दी, थाने तमाम बिक जाते थे। होगा मुन्ना बजरंगी हो या तमाम तरह के ऐसे हार्डकोर क्रिमिनल थे जो आज या तो उनका एनकाउंटर हो गया या वो प्रदेश से बाहर भाग गए। अपने स्वार्थ को सिद्ध करना है तो ऐसे लोग निश्चित रूप से हमारे साथ नहीं चल पाएंगे। तो उसके जो देश हैं वो लगातार भारत पर ज़बानी हमला भी कर रहे हैं। नहीं, कौन से देश कर रहे हैं? जैसे नेपाल। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द हल्ला बोल। देश भर में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है और एक तरफ सियासत भी इसको लेकर गर्म है। सियासत कानपुर एनकाउंटर मामले पर भी हो रही है कि किस तरीके से विकास दुबे का एनकाउंटर किया गया। तो इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पश्चिमी यूपी के जनपद संभल से भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष विशाल चौहान। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द हल्ला बोल। धन्यवाद। सर, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कोरोना के मामलों की। लगातार उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले 1000 से ज़्यादा होने लगे हैं और सरकार इसके लिए उन्होंने हफ्ते में 2 दिन का बंद भी रखा है। तो आपको लगता है कि इससे कोरोना के मामलों में गिरावट आएगी? देखिए, शुरुआत में ही सरकार ने, भारत सरकार ने और प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण मामले रोकने के लिए लगातार लॉकडाउन रखा, जिसका हमें एक परिणाम जो है वो अच्छा परिणाम मिला। और आज अगर हम विश्व में अन्य देशों से अपनी तुलना करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ भी कोरोना संक्रमण के मामले बहुत कम हैं। चूँकि ये बीमारी इस तरह की है कि ये मैन टू मैन फैलती है, तो संख्या बढ़ना तो निश्चित रूप से, क्योंकि कोरोना संक्रमण रोकने के साथ साथ आर्थिक गतिविधियों को भी हमें गति देनी है। तो दोनों चीज़ों में अगर सामंजस्य बैठे तो इस हिसाब से अभी जो वीकेंड पे उन्होंने बंद किया हुआ है। बाकी 5 दिन हम लोग मार्केट खुलेंगे और बाकी 2 दिन लॉकडाउन रहेगा। सुरेश खन्ना जी, कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना जी कह रहे हैं कि लोग बात नहीं मान रहे, लोग सुन नहीं रहे, लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे। तो किस तरीके से लोगों को पालन करने के लिए मजबूर किया जाए? मतलब किस तरीके से वो लोग पालन करें? देखिए, पहले तो अभी पीछे लॉकडाउन रहा, सभी लोगों ने, पूरे भारत में सभी नागरिकों ने लॉकडाउन का पालन किया। लेकिन आप जानते हैं कि कुछ लोग होते हैं जिन्हें थोड़ा देर से समझ आता है, लेकिन अगर ऐसे लोग इस तरह की गतिविधियां करेंगे तो सरकार उनसे सख्ती से निपटेगी, प्रशासन उससे सख्ती से निपटेगा। क्योंकि ये मामला संक्रमण का मामला है, तो हमें जो भी गाइडलाइंस हैं उनका पालन अक्षर से करना चाहिए। अच्छा, मुरादाबाद मंडल की बात करें तो मुरादाबाद हो, संभल हो, अमरोहा हो, रामपुर हो, नगीना हो, बिजनौर हो, यहाँ अब मामले लगातार तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अगर संभल की बात करें तो 40 केसेस, 50 केसेस, और मुरादाबाद की बात करें 50-60 केसेस रोज़ाना आ रहे हैं। तो किस तरीके, आपको लगता है कि यहाँ कम्युनिटी ट्रांसफ़र होने लगा है? देखिए, अभी कम्युनिटी ट्रांसफ़र की बात तो नहीं आई है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो सरकार उसकी घोषणा करेगी। लेकिन ये है कि लगातार लॉकडाउन रहने की वजह से हमारी आर्थिक गतिविधियों पर रोकथाम तो लगी गई थी, तो उन्हें भी गति देना आवश्यक है, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था भी महत्वपूर्ण है, कोरोना संक्रमण की रोकथाम भी महत्वपूर्ण है। तो कहीं ना कहीं ज्यों-ज्यों ढील दी गई तो कुछ लोगों की ने लापरवाही बरती, जिस कारण से केस की संख्या बढ़ी है। पर अगर हम कंपैरिजन करें और देशों की अपेक्षा, जहां 60-60, 70-70 हज़ार केस पर डे आ रहे हैं, तो अगर भारत की और उनकी तुलना करें तो भारत में इस तरह के संक्रमण की उनकी तुलना में बहुत कम है और हम बहुत बेहतर स्थिति में हैं अन्य देशों की तुलना में। ये सारा सरकार की जागरूकता की वजह से, सरकार ने जिस तरह से ये कोरोना संक्रमण के खिलाफ नीति अपनाई है, तो उसमें ये बहुत ही प्रभावी ढंग से लॉकडाउन का जो फार्मूला था वो बहुत कामयाब रहा है। लेकिन बात करें अगर यूपी की, तो यूपी में टेस्टिंग भी तो बहुत कम है, तो इसलिए केसेस कम आ रहे हैं। अब हर्षवर्धन जी कहते हैं कि हम लोग टेस्टिंग बढ़ा रहे हैं तो केस बढ़ रहे हैं, तो यूपी में तो टेस्टिंग बहुत कम है। देखिए, पहले शुरुआत में इसके बारे में जानकारी लगने में ही समय लगा, लेकिन ज्यों ही सरकार को पूरी जानकारी हुई तो सरकार ने लॉकडाउन लगा के इसको पहले संक्रमण को रोका। उसके बाद तुरंत टेस्टिंग कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ती। आज उत्तर प्रदेश में 40,000 टेस्ट पर डे हो रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी संख्या है। और उसके बाद धीरे धीरे हम बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसे पहले आइसोलेशन वार्ड और क्वारंटीन सेंटर्स जो थे वो पहले कम थे, लेकिन धीरे धीरे आइसोलेशन वार्ड और क्वारंटीन सेंटर बढ़ाए गए। इवन रेलवे कोचेस में भी आइसोलेशन वार्ड तमाम 8,000
वार्ड बनाए वहाँ, और धीरे धीरे उसकी कैपेसिटी हम बढ़ाते जा रहे हैं। तभी तमाम प्राइवेट अस्पतालों में भी कोरोना वार्ड्स के लिए सहमति बनी है। तो इस तरह जितनी भी हम संभावनाएं हमारी इसको रोकथाम के लिए हो सकती हैं, जितनी भी संभावनाएं इस संक्रमण से बचाव के लिए हो सकती हैं, उन सभी पर विचार करके उन पर काम किया जा रहा है। आपने क्वारंटाइन सेंटर की बात करी, लेकिन संभल से जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं तो वो कहते हैं क्वारंटाइन सेंटरों की हालत यहाँ बहुत खस्ता है। देखिए, ये शिकायत तो तमाम लोगों की रहती है, लेकिन जो आवश्यक चीज़ें हैं, जो ज़रूरी सुविधाएं हैं, बेसिक नीड है, वो सब वहाँ हैं। और क्वारंटीन सेंटर्स में जो सुविधाएं मरीजों को मिलनी चाहिए वो सभी मिल रही हैं। लोगों की शिकायतें तो तमाम जहाँ नहीं होनी चाहिए वहाँ भी रहती हैं, तो ये उनका अपनी समझ हो सकती है। आपको नहीं, मैं ज़मीनी स्तर पर अगर मैं यहाँ पर घूमा तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर किसी तरीके प्रशासन की ना कोई ज़्यादा प्रशासन की मदद मिल पा रही है लोगों को किसी भी तरीके से। आप समझ सकते हैं कि अब तो प्रशासनिक स्तर पर ही फैसले लिए जा रहे हैं, लेकिन वो ज़मीनी स्तर पर दिखाई नहीं दे रहे। देखिए, प्रशासन को सभी पहलुओं पर काम करना होता है। प्रशासन को कानून व्यवस्था भी बनाए रखनी है, साथ के साथ कोरोना संक्रमण पर भी काम हो रहा है। तो बहुत सारे क्वारंटीन सेंटर्स भी बनाए गए हैं और तमाम आइसोलेशन वार्ड भी बनाए गए हैं। और मैं समझता हूँ अभी तक कोई ऐसी सूचना मुझे प्राप्त नहीं हुई है कि जहाँ किसी भी तरह की अव्यवस्था हुई हो। चलिए, कोरोना से हटकर हम बात करते हैं कानपुर एनकाउंटर की, विकास दुबे एनकाउंटर मामले की। तो उसमें अखिलेश यादव लगातार सरकार पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि सरकार पलटने से बच गई। तो इससे आप कहाँ तक सहमत हैं? देखिए, सरकार पलटने ना पलटे वो इस तरह की बातें करते हैं। अभी उनका एक इंटरव्यू आया कि गूगल मैप से आप देख लीजिए, गूगल मैप से वहाँ पूरे कहाँ गाड़ी पलटी गया। तो ये वो अखिलेश यादव हैं जो दावा करते हैं कि हम विदेश में हमने पढ़ाई की। तो कैसी पढ़ाई की है? तमाम जब सपा सरकार थी तो तमाम तरह की अव्यवस्थाएं, गुंडागर्दी, थाने तमाम बिक जाते थे। बहुत सारी सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं में आपने देखा होगा कि तमाम एक ही जाति के लोग सिविल सर्विसेज की परीक्षा, तो ये सारा सिस्टम इनके समय में सभी नेता हैक कर लेते थे। आज तमाम योगी जी ने तमाम ऐसी व्यवस्थाएं कर दी। जब से योगी जी की सरकार आई है, आप मुझे बताइए कि जो लोग गुंडागर्दी करते थे, जो लोग हत्याएं करते थे, वो सब अपने गले में तख्ती टांग कर घूम रहे थे कि या तो हमें जेल में बंद कर दीजिए, या वो प्रदेश छोड़कर भाग गए। आपने देखा होगा मुन्ना बजरंगी हो या तमाम तरह के ऐसे हार्डकोर क्रिमिनल थे जो आज या तो उनका एनकाउंटर हो गया या वो प्रदेश से बाहर भाग गए। अतीक अहमद है, मुख्तार अंसारी हैं, वो प्रदेश से बाहर दूसरे अन्य प्रदेशों की जेलों में बंद हैं। तो अपराध के प्रति टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस का फार्मूला जो योगी जी ने लागू किया है, वो अब तक इससे पहले किसी सरकार में किसी ने लागू नहीं किया। आप ही की पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री थे ओम प्रकाश राजभर जी, उन्होंने भी यही इल्ज़ाम लगाया कि सरकार बचाने के लिए ये एक एनकाउंटर प्लान किया गया। देखिए, हमारी पार्टी के नहीं थे ओम प्रकाश राजभर जी। वो जब सरकार बनी उसके साथ शामिल हुए, लेकिन जब विचारधाराएं स्वार्थ की विचारधारा जब व्यक्ति की रहेगी तो वो निश्चित रूप से हमारी पार्टी सबका साथ सबका विकास पर काम करती है और भ्रष्टाचार विरोधी सरकार है। लेकिन कुछ लोग राजनीति में इस तरह की विचारधारा पाले आते हैं कि हम लोगों ने राजनीति का उद्देश्य अपने स्वार्थ को सिद्ध करना है। तो ऐसे लोग निश्चित रूप से हमारे साथ नहीं चल पाएंगे, हमारी सरकार के साथ नहीं चल सकते। इसलिए वो हमारी सरकार से अलग हो गए और इस तरह के बयान, वो उनकी अपनी सोच और समझ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको नहीं लगता इसके लिए जांच होनी चाहिए इस एनकाउंटर की? नहीं, तो एनकाउंटर, हर एनकाउंटर की आपको पता है न्यायिक जांच होती है हर एनकाउंटर की। इस एनकाउंटर में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मुझे बताइए, पुलिस एक सरकारी तंत्र है और उस सरकारी तंत्र पर हमला करके 8 पुलिस वालों की हत्या करके कोई कैसे सोच सकता है कि उस हत्यारे को जिंदा रहना चाहिए? और दूसरी बात यह है, साफ साफ स्पष्ट शब्दों में बताया गया है कि वहाँ था वो, जब उसको ले जाया जा रहा था उसने दरोगा की पिस्टल छीन के भागने की कोशिश की और उसी प्रयास में पुलिस द्वारा गोली चलाई गई और वो मारा गया।
अच्छा, बात करें अगर जनपद संभल की बात करें तो जनपद संभल में समाजवादी पार्टी से भी मंत्री रहे और बसपा से भी एमपी रहे और बीजेपी से भी यहाँ मंत्री और विधायक रहे। तो संभल का अभी तक कोई मतलब विकास किसी तरीके का, आप भी सड़कों पर निकलते हैं, सड़कें टूटी हुई, जो आपने नारे दिए थे गड्ढा मुक्त के नारे, वो आज भी ज़मीनी स्तर पर चीज़ें हैं। तो आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? बीजेपी को जिम्मेदार मानते हैं, सपा को जिम्मेदार मानते हैं, बसपा को जिम्मेदार मानते हैं? क्योंकि तीनों ही सरकारें नहीं हैं, लेकिन संभल वहीं का वहीं है आज भी। देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, भाजपा सरकार से पहले बहुत समय तक सपा सरकार रही, बसपा सरकार रही, लेकिन आपने देखा होगा धरातल पर कोई काम नहीं हुआ। लेकिन जब से केंद्र में और प्रदेश में भाजपा की सरकार आई है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत काम हुआ है, रोड डेवलपमेंट के लिए बहुत काम हुआ है। अन्य प्रदेशों में जाइए, उत्तराखंड में चले जाइए, ऑल वेदर रोड, अभी हमारे यहाँ संभल में ही आप आ जाइए, NH 93 का निर्माण मात्र 2.5 साल के समय में एक इसका निर्माण हो गया। नहीं, आपने पहले देखा होगा छोटी छोटी सड़कों को भी वर्षों लग जाते थे। तो अभी आप देख रहेंगे, और जितनी आसपास क्षेत्र में सभी में सड़कों के लिए बहुत अच्छा काम चल रहा है। गांव में शौचालय से लेकर तमाम अन्य सुविधाएं, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी अच्छा काम चल रहा है। विकास के लिए जितने भी मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए उन सब के लिए काम चल रहा है। जहां कभी बिजली लोगों को 2 या 4 घंटे देखने को नहीं मिलती थी, आज 24-24 घंटे लोग बिजली ले पा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये हमारी सरकार और सरकारों की तुलना करना एक बेमानी सा हो जाएगा, क्योंकि हमारी सरकार विकास के लिए सोच रखने वाली सरकार है और उसके साथ सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रही है। ठीक है, कुछ चीज़ों में पूरा करने में उनमें कुछ समय लगता है, लेकिन आपने देखा होगा विकास की जो गति अभी है और जो सोच है वो पहले की सरकारों में देखने को नहीं मिलती थी। लेकिन समाजवादी पार्टी तो कहती है कि हमारे ही कामों के रिबन काटे जा रहे हैं। देखिए, समाजवादी वो तो कुछ भी बोलते हैं, उनके कहने से नहीं होता। जो हो रहा है वो प्रत्यक्ष रूप से देख रहा है। आप देश के लिए देख लीजिए, जो काम हर मोर्चे पर, जहां एक तरफ कोरोना संक्रमण से दुनिया लड़ रही है, वहां हमारा देश लड़ रहा है। सीमा पर भी हम सफल रूप से, देखिए, चीन को मुंह की खानी पड़ी। अभी ये हमारी सफल विदेश नीति नहीं है तो और क्या है। लोग सवाल करते थे कि मोदी जी विदेश क्यों जाते हैं, आज उन्होंने देख लिया कि पूरे विश्व के बड़े बड़े देश सब भारत के साथ खड़े हैं। ये हमारी विदेश नीति तो थी। लेकिन पड़ोस के जो देश हैं वो लगातार भारत पर ज़बानी हमला भी कर रहे हैं। नहीं, कौन से देश कर रहे हैं? जैसे नेपाल आपने नेपाल की स्थिति थी, नेपाल की जनता नेपाल के प्रधानमंत्री के खिलाफ है, उनकी कुर्सी जाने वाली थी, क्योंकि उनका अटैचमेंट भारत के साथ है। इसीलिए भारत ने नेपाल के प्रति आक्रामक रुख नहीं अपनाया। जब नेतृत्व देश के साथ नहीं होता है, देश के हित में काम नहीं करता है, वो सब जनता को दिखाई देता है। नेपाल की जनता को दिखाई दे रहा है, तो ओली के खिलाफ वहाँ की जनता हो गई, वो चाइना के साथ आकर, और इस तरह से भारत विरोधी उन्होंने जो गतिविधियाँ की, उसके लिए जनता ने उन्हें जवाब दिया है। मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं की बात करते हैं और आप भी युवा हैं, तो आने वाले विधानसभा चुनावों में हम आपको बीजेपी से उम्मीदवार देख सकते हैं? देखिए, ये सवाल तो पार्टी का एक अलग विषय है। जब पार्टी जो निर्देश देगी वो हम काम करेंगे। मोदी जी युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तमाम उन्होंने कौशल विकास योजना, स्टार्टअप और तमाम ऐसे काम किए हैं जो युवाओं के लिए निश्चित रूप से अभी तक नहीं हुए थे। और जब हमारा नेतृत्व इतना ऊर्जावान, निष्ठावान, ईमानदार नेतृत्व है, तो मैं निश्चित रूप से समझता हूँ जो भी युवा सक्षम होंगे और योग्य होंगे, वो उन्हें निश्चित रूप से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो आप खुद को योग्य तो मानते होंगे ना? नहीं, बिल्कुल मैं मानता हूँ। जब कभी अगर मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से, हमारे यहाँ एक सिस्टम है, जब पार्टी तय करती है कि किसको आगे जाना है, किसको क्या काम करना है, वो पार्टी का दिशा निर्देश होता है। उसी दिशा निर्देश पर हम लोग काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के। धन्यवाद आप। ये थे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष, जिन्होंने कानपुर एनकाउंटर और कोरोना के मामलों पर लेकर अपनी बात रखी। कैमरामैन ऋषभ के साथ मोहम्मद आमिर, द हल्ला बोल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।